हमारा 21st आसन है कुर्मासन, जिसे हम कहते हैं टॉर्टोइज पोज। जैसा कि आपने देखा होगा कि एक कछुआ के ऊपर शील्ड लगा होता है, कवच लगा रहता है, जिससे कि उसकी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके ऊपर जो कवच लगा हुआ है, सिर्फ उसके हाथ और पैर बाहर की तरफ निकले होते हैं। ठीक उसी प्रकार से कुर्मासन में आपके हाथ और पैर बाहर की तरफ होंगे। तो महर्षि घृणिक जी कहते हैं कि कुर्मासन आखिर करना कैसे है। कहते हैं गुल्फो च विषणो स्यादो व्युत्क्रमणेन समाहितो ऋजुकाय शिरो ग्रीवम कुर्मासनम इति ऋतम्। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कुर्मासन कैसे करना है महर्षि घृणिक के अकॉर्डिंग। तो महर्षि घृणिक जी कहते हैं कि दोनों अंडकोशों के नीचे दोनों एड़ियों को व्युत्क्रम से रखना और शरीर, सिर तथा ग्रीवा को सीधा करके बैठना ही कुर्मासन कहलाता है। Placing both heels underneath the testes in opposite directions and sitting with the body, head and neck straight and in line is called कुर्मासना। कुर्मासन में आप देख पा रहे होंगे कि साधक के द्वारा कैसे एक कुर्मासन के पोस्चर को बनाकर रखा गया है, जिसमें कि दोनों हाथ बाहर की तरफ हैं और दोनों पैर बिल्कुल फैले हुए हैं। ठीक है जी। तो ये क्या है? कुर्मासन, जिसे हम कहते हैं टॉर्टोइज पोज। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन सी हैं, तो आपको उस पर ध्यान रखना है। तो इसमें कुर्मासन में बताया गया है कि ऋजु काय शिरोग्रीवम, यानी कि शरीर, सिर और ग्रीवा को बिल्कुल सीधा रखना है। आप देख पा रहे होंगे कि बॉडी बिल्कुल सीधी है, सिर भी बिल्कुल सीधा है और ग्रीवा भी बिल्कुल सीधी है। तो इसे ही कहा गया है कुर्मासन। अभी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको बताना है, उसका आंसर देना है कि किन किन आसनों में ऋजुकाय शिरोग्रीवम कहा गया है। तो इस प्रकार से हमें कुर्मासन करना है। अगला अभ्यास है उत्तान कुर्मासन। तो महर्षि घृणिक जी बताते हैं कि कैसे उत्तान कुर्मासन करना है। कुकुटासन बंधस्थम कराभ्याम धृत कंधरम पीठम कुर्मम कुर्मवत उत्तानम एतद उत्तान कुर्मकम। आप देख पा रहे होंगे कि साधक ने किस प्रकार से कुर्मासन किया, वो भी उत्तान कुर्मासन। तो उत्तान कुर्मासन में आपको क्या करना है कि पहले तो पद्मासन लगाना है। आपने पद्मासन लगा लिया, फिर इसके बाद दोनों हाथों को जहां से आपने अपने पैरों को क्रॉस किया है वहां से अंदर डालना है। डाला, फिर इसके बाद आपको दोनों हाथों से अपने शोल्डर को पकड़ना है या तो ग्रीवा को अच्छे से पकड़ लेना है और चित्त लेट जाना है। वही क्या है? उत्तान कुर्मासन। तो देखिए किस प्रकार से महर्षि घृणिक जी एक्सप्लेन करते हैं कि कुकुटासन में कंधों को, जैसे हम कुकुटासन करते हैं अपने बॉडी वेट को ऊपर उठाते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं कि आपको कुकुटासन में आ जाना है, कंधों को दोनों हाथों से पकड़कर कछुए के समान सीधा हो जाना है। वही क्या है? उत्तान कुर्मासन। प्रैक्टिसिंग कुकुटासना, देन होल्डिंग द शोल्डर्स इन द बोथ हैंड्स इन कुकुटासना एंड स्ट्रेटनिंग द बॉडी लाइक अ टॉर्टोइज इज कॉल्ड उत्तान कुर्मासन। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे साधक ने उत्तान कुर्मासन किया, यानी कि आपको पद्मासन लगाना है, दोनों हाथों को अंदर से बाहर तक निकालना है और हम कुकुटासन में अपनी बॉडी वेट को उठाते हैं, लेकिन उत्तान कुर्मासन में अपनी बॉडी वेट को नहीं उठाना है। दोनों हाथों को कहाँ रख लेना है? अपने ग्रीवा के पास रख लेना है और कछुए के समान लेट जाना है। यही क्या है? उत्तान कुर्मासन। तो नेक्स्ट हमारा आसन है मंडूकासन, जिसे हम कहते हैं फ्रॉग पोज। तो जैसा कि हम योग थेरेपिस्ट हैं और जितने भी डायबिटीज के पेशेंट हैं उन्हें हम कहते हैं कि सर आपको क्या करना है? मंडूकासन करना है, जो कि डायबिटीज की प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा। लेकिन घृणिक मुनि जी कहते हैं कि आपको कुछ अलग तरीके से करना है मंडूकासन, फ्रॉग पोज। तो कैसे करना है तो बताते हैं
कि पृष्ठ पृष्ठ देशे पादतलाव अंगुष्ठोदो च संप्रसेत जानुयुग्मं पुरस्कृत्य साध्येन मंडूकासनम। तो कहते हैं महर्षि घृण जी कि दोनों पांवों को पृष्ठ भाग में ले जाकर मिलाएं और अंगूठे मिलाकर के दोनों घुटनों को आगे रखें। यही क्या है? मंडूकासन है। ब्रिंग बोथ फीट टू द बैक, ज्वाइन द बिग टोज एंड कीप बोथ नीज इन फ्रंट, दस इट इज परफॉर्म मंडूकासन। मंडूकासन में करने के लिए आपको क्या करना है कि वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन में आप बैठ गए। बैठने के बाद अब आपको दोनों हाथों को अपने नी ज्वाइंट पे रख लेना है। आपके जो बिग टोज है वो साइड में होने चाहिए। अब आपको अपनी नीज को अपार्ट करते जाना है, जितना हो सके उतना अपने घुटने को फैलाते जाना है और जो आपके नितंब हैं वो ग्राउंड से टच हो जाएं। वही क्या है? मंडूकासन है। तो आप देख पा रहे होंगे कि साधक के नीज के बीच में बहुत डिस्टेंस, ऐसे आपको डिस्टेंस बना के रख लेना है और आपके बिग टोज बाहर की तरफ होने चाहिए। तो यही क्या है? मंडूकासन। तो यहाँ पे मंडूकासन के भी कोई बेनिफिट नहीं बताए गए हैं। नेक्स्ट आसन है हमारा उत्तान मंडूकासन। तो कैसे करना है उत्तान मंडूकासन? जैसे कि आपने क्या किया था? वज्रासन किया था, तो वैसे ही आपको वज्रासन में बैठ जाना है और धीरे धीरे आपको लेटना है और लेटने के बाद अपने दोनों हाथों को सिर के पास रखना है, एल्बो को फोल्ड करना है और अपने एल्बो यानी कुहनियों को अपने फिंगर से अच्छे से पकड़ना है और कोशिश करना है कि जो आपके चेस्ट है, एब्डोमेन है, ये सारे क्या है? ऊपर होने चाहिए। यही क्या है? उत्तान मंडूकासन है। तो महर्षि घृण जी कहते हैं कि मंडूकासन मध्यस्थम पुरराभ्याम धृतम शिरः एतद एक वद उत्तान एतद उत्तान मंडूकम। तो महर्षि घृण जी कहते हैं कि मंडूकासन करके, मंडूकासन आपने कर लिया, फिर क्या कहते हैं कि मस्तक को केहनुए पर टिका लें और मेढक के समान उत्तान हो जाएं। तो यह क्या है? उत्तान मंडूकासन है। एडॉप्टिंग मंडूकासना, द हेड इज प्लेस्ड फर्मली ऑन द एल्बो एंड द चेस्ट, एब्डोमेन एंड वेस्ट आर लिफ्टेड। तो कौन कौन सी चीजें ऊपर उठेंगी? हमारा जो चेस्ट है, हमारा जो एब्डोमेन है और हमारा जो वेस्ट रीजन है, इसको लिफ्ट अप करना है जैसे एक मेढक की तरह। ठीक है, यही क्या है? उत्तान मंडूकासन। यहाँ पे भी कोई बेनिफिट नहीं बताया गया है। फिर कहते हैं कि नेक्स्ट हमारा अभ्यास क्या है? वृक्षासन। तो हम जानते हैं कि वृक्षासन करने का जो तरीका है अभी इस समय प्रचलित है, फेमस है, वो क्या है कि हम एक पैर पर खड़े हो जाते हैं और नमस्कार मुद्रा में हमने दोनों हाथ को रख लिया और एक पैर को हम अपने थाई के पास रख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। लेकिन महर्षि घृण जी बताते हैं कि ये तरीका नहीं है वृक्षासन करने का। तो कौन सा तरीका है? तो अभी लोग कहते हैं कि वातायन। तो अभी आप जो वातायन के अभ्यास करते हो वो महर्षि घृण के अनुसार क्या है? वृक्षासन है, जिसे हम कहते हैं ट्री पोज। तो कैसे करना है? तो बताते हैं, वामो रुमूल देशे च याम्यं पादं निधाय वै तिष्ठेत तु वृक्ष वद भूमो वृक्षासनम इदं विदुः। कहते हैं कि प्लेस द राइट फुट एट द रूट ऑफ द लेफ्ट थाई। हमें क्या करना है कि अपने दाहिने वाले पैर को यानी राइट लेग को, ये हमारा राइट लेग है, इसको आपको कहाँ पे रखना है? जो रूट है यानी जो आपका आपकी बाएं जांग यानी कि लेफ्ट थाई के ज्वाइंट्स हैं वहां पे आपको रख लेना है, जैसे यहाँ पे साधक ने रखा है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि इस स्थिति में आ जाना है। यही क्या है? वृक्षासन है, जिसे हम नॉर्मल तरीके से वातायन आसन भी कहते हैं।
तो यहाँ पे भी कोई बेनिफिट नहीं बताया गया है। नेक्स्ट अभ्यास है गरुड़ासन, ईगल पोज। तो कहते हैं कि महर्षि हिरण जी बताते हैं गरुड़ासन के बारे में, जंघोरुभ्याम धराम पिड्य स्थिर कायो द्विजानुना जानुपरिक द्वंद्वम गरुड़ासन उच्यते। तो गरुड़ासन आपने किया भी होगा और आप डेली अभ्यास में करते भी होंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कैसे गरुड़ासन आपको करना है। सिर्फ आपको एक पॉइंट पकड़ना है, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे बताया गया है कि शुरुआत कैसे करना है। बस आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे ही ध्यान देना है। तो क्या बताया गया है स्टार्टिंग पॉइंट में, प्रेस द ग्राउंड विद द बोथ द थाई एंड नी, दोनों जांघों और घुटनों से धरती को दबाएं, देह को स्थिर रखें, कीप द बॉडी स्टडी। और क्या करना है, तथा दोनों घुटनों पर दोनों हाथ रखकर, ठीक है जी, बैठ जाएं। यह क्या है, गरुड़ासन है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे गरुड़ासन किस प्रकार से साधक ने किया है। और महर्षि हिरण जी कहते हैं कि यह तरीका ठीक नहीं है। वो क्या कहते हैं कि आपको अपने नी को कहाँ रखना है, ग्राउंड पे रखना है। सिट विद द बोथ हैंड्स ऑन द नी, आपको बैठने की बात कर रहे हैं यहाँ पे गरुड़ासन में। यदि आपने अच्छी प्रकार से पढ़ा होगा बुक में कि कैसे आसन करना है तो आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि कैसे गरुड़ासन करना है। तो बताते हैं कि प्लेस द ग्राउंड विद द बोथ द थाइज एंड नी, कीप द बॉडी स्टडी एंड सिट विद द बोथ हैंड्स ऑन द नी, दिस इज कॉल्ड गरुड़ासन, ईगल पोज। तो इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। सर फोटो समझ नहीं पा रहा कैसे होगा सर, इमेजिन नहीं कर पाया मैं अभी। सिर्फ आपको गरुड़ासन ध्यान रखना है कि हिरण संहिता में दिया हुआ है। प्रैक्टिस करनी है तो आपको बुक को फॉलो करना है, वहां पे पोस्टर दिया हुआ है, ठीक है जी। हाँ, तो अब देखिए शलभासन। तो कैसे साधक ने शलभासन के अभ्यास को किया है वैसे ही आपको करना है। और इसका तरीका क्या है तो बताते हैं, अध्यास्य सेते करयुग्म वक्ष आलम्ब्य भूमि करयोस्तलाभ्याम पादो च भूमे च वितस्ति च उद्यम वदन्ति पीठम शलभम मुनिंद्रा। कहते हैं कि शलभासन कैसे करना है, तो कहते हैं कि जमीन पर पेट के बल लेट जाना है। तो आप देख पा रहे हैं कि साधक प्रोन पोजीशन में पेट के बल लेटे हुए हैं। मुख जमीन की ओर रहेगा। जो मुख क्या है, आपकी ठुड्डी जमीन की तरफ होगी। दोनों हाथों को छाती के बगल में रखना है, यहाँ पे रख लेना है छाती के बगल में। फिर कहते हैं कि हथेलियां जमीन पे अच्छी तरह टिकी रहें। इस अवस्था में अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। जो मुनि लोग हैं वो कहते हैं इसे शलभ आसन, ठीक है जी। बताते हैं, लाई फ्लैट विद द फेस टुवर्ड्स द ग्राउंड, बोथ आर्म्स आर प्लेस्ड बाय द साइड ऑफ द चेस्ट, द palms should be placed firmly on the ground, the legs are raised in this position, munis have called it शलभासन। तो इसे क्या कहा गया है, शलभ आसन कहा गया है। तो अभी आपने देखा शलभासन, शलभासन में भी क्या कोई बेनिफिट नहीं बताया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि शलभासन में भी नहीं बताया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट आसन है मकर आसन। मकर आसन बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है और इससे क्वेश्चन बना हुआ है। तो मकर आसन को क्रोकोडाइल पोज भी कहते हैं। तो कैसे करना है, अध्यास्य सेते हृदयं निधाय भूमो च पादो प्रसार्यमाणो शिरश्च धृत्वा करदण्डयुग्मे देहाग्निकारं मकरासनं तत्। जो मकर आसन है वो देह की अग्नि को बढ़ाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मकर आसन क्या करता है, एक्टिवेट फायर ऑफ द बॉडी, शरीर की अग्नि को, देह की अग्नि को बढ़ाता है।
तो कहते हैं कि पेट के बल लेटकर दोनों हाथों को ठुड्डी में टिका देते हैं, जैसे साधक ने टिकाया हुआ है। केहुनिया जमीन पर और चेहरे दोनों हथेलियों के बीच में रहता है। इसी अवस्था में अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। और मकरासन क्या करता है? देह की अग्नि यानी शरीरस्थ अग्नि को तीव्र कर देता है। ठीक है जी। तो आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि मकरासन से बेनिफिट क्या है? देहाग्नि कारकम, देह की अग्नि को बढ़ाता है। नेक्स्ट अभ्यास है हमारा उष्ट्रासन। तो अभी आपको इसमें भी क्लियर नहीं होगा कि घरेण मुनि जी उष्ट्रासन कैसे करना है और साधक ने किस प्रकार से उष्ट्रासन के अभ्यास को किया है। बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। तो कहते हैं अध्यास्य सेति पद्मयुग्मं व्यस्थितम व्यस्थितम पृष्ठे निधायापि धृतं कराभ्याम आकुंच सम्यग द्युत रास्य गाढ़ं उष्ट्रं च पीठं यतयो वदन्ति। कहते हैं कि अधोमुख लेटे और दोनों पांवों को पलटकर पीठ पर टिका दें तथा पांवों को हाथ से पकड़कर मुख और पांव को दृढ़ता पूर्वक सिकोड़ लें। यही क्या है? उष्ट्रासन। तो सिंपल तरीके से हम बात करें, जैसा कि वहां पे आपको एक्सप्लेन किया गया है कि उष्ट्रासन कैसे करना है। तो इजी लैंग्वेज में बताया गया है कि आपको वज्रासन में बैठना है और अपने नी जॉइंट पे खड़े हो जाना है और आपको दोनों हाथ को कहाँ पे रख लेना है? अपने हील पर रख लेना है और हेड को बिल्कुल फ्री छोड़ देना है। वही क्या है? उष्ट्रासन। बस आपको यही ध्यान रखना है। यहाँ पे भी बेनिफिट नहीं बताया गया है। नेक्स्ट अभ्यास है हमारा भुजंगासन। काफी पुराना पिक्चर है 2029 का। तो भुजंगासन क्या है? तो कहते हैं कोबरा पोज है। तो कैसे करना है? यहाँ पे भी बेनिफिट बताया गया है और आपको बेनिफिट को याद रखना है। अंगुष्ठ नाभि पर्यंतम अधो भूमो च विन्यसेत धराम करतलाभ्याम धृत्वा ऊर्ध्वशीर्षं फणिवहि देहाग्नि वर्तते नित्यं सर्वरोग विनाशनम जागर्ति भुजंगी देवी भुजंग आसन साधनात्। तो भुजंगासन में बहुत सारे बेनिफिट बताए गए हैं। देह की अग्नि को बढ़ाता है, सारे रोगों का नाश कर देता है, कुंडलनी को भी जगाता है। तो क्या क्या करता है भुजंगासन? देहाग्नि वर्तते, देह की अग्नि को बढ़ाता है, सर्व रोग विनाशनम, सभी रोगों का विनाश कर देता है और कुंडलनी का जागरण करता है। और इसे ही भुजंगी देवी कहा गया है। जैसा कि आप जब हठ प्रदीप का पढ़ेंगे तो वहां पे कुंडलनी की बहुत सारे नाम बताए गए, सिनोनिम्स बताए गए हैं, पर्यायवाची बताए गए हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे कुंडलनी को भुजंगी देवी कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना है। कैसे करना है तो बताते हैं। कीप द बॉडी फ्रॉम द टोस टू द नेवल ऑन द फ्लोर। आराम से आपको लेट जाना है पेट की तरफ। और क्या करना है कि दोनों हाथों को अपने रिब केज के पास रख लेना है, अपर बॉडी को उठाना है। तो इससे क्या होगा? कुंडलनी जागरण होगी और सभी प्रकार की बीमारियां दूर हो जाएंगी और देह की अग्नि बढ़ती है। तो ध्यान रखिए आप, देह की अग्नि बढ़ती है। फिर सर्व रोग विनाशनम, फिर क्या बताया गया है? जागृति भुजंगी देवी। तो 3 चीजें आपको बताई गई है और ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। पहला क्या है? देहाग्नि वर्तते सर्व रोग विनाशनम और तीसरा क्या है? जागृति भुजंगी देवी। अब बताते हैं कि योगासन, पोस्चर ऑफ यूनियन, कैसे करना है योगासन। उत्तानो चरणो कृत्वा संस्थाप्योपरि जानुनोः आसनोपरि संस्थाप्य च उत्तानं करयुग्मकं
कैर वायुम आकृष्य नासाग्रम अवलोकयेत योगासनं भवेद एतद योगिनां योग साधने। तो बताते हैं कि दोनों पांवों को उठाकर घुटनों पर रखें, दोनों पांवों को उठा करके घुटने पर रखें। ठीक है जी। दोनों हाथों को चित्त करके आसन के ऊपर रखें। अब पूरक के द्वारा वायु को भीतर खींचकर नासिका के अग्रभाग को देखते हुए कुंभक करें। योगियों को इसे नित्य प्रति अवश्य करना चाहिए। यही क्या है? योगासन। तो महर्षि घृण जी कहते हैं कि योगासन आखिर कैसे करना है। तो बताते हैं कि हमें अपने फीट को, दोनों फीट को कहाँ पर रखना है? नी के पास रख लेना है और दोनों हाथों को चीन मुद्रा लगाना है। इस प्रकार से चीन मुद्रा लगा लेना है जैसे साधक ने लगाया है। वही क्या है? योग आसन है। ठीक है जी। तो इससे बेनिफिट क्या बताया गया है? कुछ बेनिफिट है? नहीं, यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं बताया गया है। सिर्फ एक बात कही गई है, नासाग्र अवलोकयेत, यानी कि योगासन में आपको नासिका दृष्टि लगानी है और योगियों ने इसे ही योगासन कहा है। तो ऐसे हमने आज हर एक आसन को कंप्लीट कर लिया। 32 आसन को हमने आज कंप्लीट कर लिया। तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। जी, तो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि पश्चिमोत्तानासन के लिए निम्न में से कौन सा सही है। अब आपको बताना है। यदि आपने सूत्रों को अच्छी प्रकार से पढ़ा है तो आप जरूर रिप्लाई कर पाएंगे। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं रिप्लाई कर पाएंगे। हाँ जी, बताइए। तीसरा। तीसरा। तो पश्चिमोत्तानासन में कहा गया है प्रसार्य पादो भुवि दंड रूपो व्यन्यस्त भालम चित्ति युग्म मध्य। तो पश्चिमोत्तानासन में बताया गया है कि प्रसार्य पादो, दोनों पैरों को डंडे के समान फैला लेना है। यही क्या है? पश्चिमोत्तानासन है। यानी कि भरत जी ने बिल्कुल सही आंसर बताया। नेक्स्ट है श्रम हरम चित्त विश्रांति कारणम, किस आसन के लिए कहा गया है? संदीप जी, भरत जी, श्रुति जी। मृतासन सर। मृतासन। मृतासन। मृतासन को ही हठ प्रदीपिका में क्या कहा गया है? शवासन। शवासन। ठीक जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घेरेंद्र ऋषि के मुताबिक आसन के लाभों को क्रम से लिखें। सभी BAC होगा सर। BAC। है BAC होगा सर। देवी की जागृति होती है। कौन सा ऑप्शन सही है? BAC। बी। दूसरा सर। क्लियर है? दूसरा सर। दूसरा है। पहला देह की अग्नि बढ़ती है, अभी आपने देखा था। सच में देखा था? याद है? जी बिल्कुल आदत है। ठीक है। यानी कि पहले देह की अग्नि बढ़ती है, फिर क्या होता है? सभी रोगों का नाश होता है, फिर भुजंगी देवी यानी कुंडलनी का जागरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। गणेश संहिता के मुताबिक काया, सिर, ग्रीवा को सीधा रखने की बात किन किन आसनों में कहा गया है? अभी आपने पढ़ा था ना कुर्मासन। यहां देखिए, पहला आपको आंसर मिला, कहां गया? हाँ जी, यहाँ पे ऋजुकाय शिरोग्रीवम मिला यहाँ पे फर्स्ट। और दूसरा क्या है? मुक्तासन। मुक्तासन में भी हम देख लेते हैं कि क्या बताया गया है। जी, यहां पे भी आप देख पा रहे होंगे मुक्तासन में, यहां पे समकाय शिरोग्रीवम। आपको मुक्तासन
और कुर्मासन में देखने को मिला, क्या देखने को मिला कि काया, सिर और ग्रेवा को हमें सीधा रखना है। आपने देखा कि मुक्तासन और कुर्मासन में कहा गया है कि काया, सिर और ग्रेवा, यानी कि देखिए यहाँ पे है। तो अभी आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सिर्फ आपको एक पॉइंट पकड़ना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है कि पद्मासन में क्या कहा गया है, सिद्धासन में क्या कहा गया है, मुक्तासन में क्या, सिद्धासन में सर मोक्ष का भेदन करता है, सिद्धासन में मोक्ष का भेदन करता है सर। मोक्ष द्वार का भेदन करता है। ठीक है, तो आपने बताया कि सिद्धासन से मोक्ष द्वार का भेदन होता है, यानी कि बी का थर्ड। अब देखिए बी का थर्ड कहाँ है, ए और बी में, ए पहला और दूसरा। बी में। और दूसरा क्या होगा, अभी आपने कुछ सर कहा, मुक्तासन में समकाया, समकाया डी का ग्रीवा, वन, समकाय मुक्तासन वाला पढ़ा है हमने। किसमें बताया गया है, मुक्तासन डी में सर मुक्तासन, मुक्तासन में। तो सी का क्या होगा, समकाय डी का, ग्रीवम, डी का वन, डी का, डी का वन, यहाँ डी का वन, मुक्तासन का डी का वन हो जाएगा, डी का वन हो गया। और आपने क्या बताया संदीप जी, बी का, सी का, ए का सेकंड, ए का सेकेंड, सी का फोर, मोक्ष द्वार का भेदन, सी स्वास्तिका से। का फोर्थ, समकाय शिरोग्रीवम किसमें कहा गया है, मुक्तासन में। मुक्तासन कहाँ पे है, पहले का ए। तो आप डी का हो गया, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, पहले का। पद्मासन हो जाएगा आपका ऋजुकाय समासीन, सिद्धासन हो जाएगा आपका मोक्ष द्वार का भेदन, स्वस्तिकासन हो जाएगा आपका दोनों पांव के अंगूठों को पकड़े। मुक्तासन में क्या कहा गया है कि समकाय शिरोग्रीवम। क्वेश्चन है आपके पास, गृह ऋषि के मुताबिक भुजंगासन में सबसे पहले क्या करना चाहिए। सर अंगूठों से नाभि तक भूमि पर रखना है सर। अंगूठे से नाभि तक भूमि पर रखें, सही है भरत जी, जी सर। श्रुति जी, जी सर, हाँ सर। जी सर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आपके पास आने वाला है, घृण संहिता के अनुसार सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 में दिया है वातसार, कपालरंध्र, वात, सेकंड सर, और सूची 2 में दिया हुआ है दंतधोती, अंतर्धोती, कपाल भाती, हृदधोती। अब आपके पास कूट दिए हुए हैं, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मैंने बोथ लैंग्वेज इंक्लूड की है जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो पाए। तो अभी आपको रिप्लाई देना है, अकॉर्डिंग टू घृण संहिता मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 वातसार, कपालरंध्र, वशन, वात क्रम। देन लिस्ट 2 दंडधोती, अंतर्धोती, कपाल भाती, हृदधोती। अब आपको 1 बाई 1 आपको रिप्लाई देना है, कौन किससे मैच होगा। यहाँ पे कूट दिए हुए हैं और ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए बताइए। तो बात से थर्ड ऑप्शन होगा क्योंकि कपालरंध्र दंत धोती में आता है और बी का फर्स्ट थर्ड ऑप्शन में जा रहा है। ओके, और कोई? सर मैं वैसे बता सकता हूँ सर। जी जी बिल्कुल हाँ सी है सर, सी है, देखा नहीं मैंने ना। सी है, सी, यानी कि डबल आई बी आई सी आई बी डी 3 आई। ओके, यहाँ पे मैंने नंबरिंग नहीं की है ना, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। अब बताइए, तो ऑप्शन 3 आपका राइट होगा ना। तो कैसे होगा, तो आपको रिवाइज करना, आपने जो पढ़ा है, ठीक है जी, सत्कर्म पढ़े हैं। तो वातसार किस में आता है, तो अभी आपको बताना है 1 बाई 1। अंतर्धोती में क्या क्या चीजें आती हैं, वातसार, वारिसार, अग्निसार, बहिष्करण। तो आपका क्या होगा, वो मिस्टेक हो गई क्या सर। मैच हुआ आपका, ए का हो गया आपका
सेकेंड। सेकंड। कपाल रंध्र किस में आता है? दंत दंत धोती में। धोती में सर। दंत धोती में। ठीक, तो बी का क्या हो गया? बी का हमारा फर्स्ट हो गया। वसन किस में आता है? वृद्ध धोती में। वृद्ध धोती में आता है। वेरी गुड, आपका हो गया वृद्ध धोती में। अब आपका जो है वात क्रम क्या है? कपालभाति है ना, तो डी का हो जाएगा हमारा थर्ड। तो आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 मैच हो रहा है। मान लीजिए कि आपको सिर्फ कुछ षटकर्मों के बारे में ही नॉलेज है, ठीक है, तो आपको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है यहाँ पे। मान लीजिए कि आपको सिर्फ अंतर्धोती ही याद है और आपको क्या याद है, या ऐसे मान सकते हैं सिर्फ आपको दंत धोती वात सार के बारे में ही मालूम है और वात क्रम के बारे में मालूम है, तो आपको सिर्फ 2 चीज़ों पे काम करना है, फर्स्ट उठाना है और लास्ट का फोर्थ उठाना है। अब आपको मैच करना है कि वात सार किस में आता है, किस में आता है? वात सार अंतर्धोती में आता है, अंतर्धोती। ठीक है, अंतर्धोती में आता है। तो पहला आपका मिल गया, कहाँ कहाँ है? तो यहाँ पे है, सेकेंड और थर्ड में है। तो पहला तो ऑप्शन गया, हट गया। तब अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, पहले से ही मालूम हो गया। अब आपको फोर्थ वाला लेकर चलना है। फोर्थ मान लीजिए कि आपको आ रहा है, तो आपको ढूंढना है कि वात क्रम किस में आता है। ये कपालभाति है, तो अब आपको देखना है कि वात क्रम जो कपालभाति है, ठीक है जी, वो किस में है। तो ये है, आप देख पा रहे फर्स्ट और लास्ट आपने मैच किया, जिससे कि आपको एक आंसर मिल गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है जी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 18 जून को हुआ था, पेपर लीक भी हो गया था, ऑफलाइन हुआ था, इसकी वजह से सितंबर में दोबारा कंडक्ट हुआ था। अब आपके पास क्वेश्चन है कि अंतर्धोती का भाग निम्नांकित में से कौन सा है? दंत धोती, बहिष्कृत, मूल शोधन। बहिष्कृत सर। बहिष्कृत। बहिष्कृत है, वेरी गुड, आपने अच्छा रिप्लाई दिया, तो ऐसे ही आपको रिप्लाई देना है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लीक हो गया था जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, तो आपको ध्यान रखना है। बताइए जी, किरण से अग्निसार। अग्निसार सर। से किस योग अभ्यास अग्निसार है सर। नाभि को मेरुदंड की तरफ 100 बार दबाया जाता है? मैंने बताया था ना कि 100 बार आपको फ्लैप करना है, तो क्या है? अग्निसार क्रिया। तो ऐसे ही आपको रिप्लाई देना है। अब आपको एक आइडिया मिल रहा है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पहला तो एक हो गया कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। जब आपने हर एक चीज़ डीपली पढ़ी है और आपने उन सारी चीज़ों को मेमोराइज किया है जो ज़रूरी है, क्योंकि योग में आप अधिकतर रट्टा मारते हो। योग में कुछ चीज़ें समझने वाले, जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इसके बाद डाइट न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें जो है ना, कुछ कॉन्सेप्ट भी है, कुछ रट्टाफिकेशन है। जब तक रटोगे नहीं तब तक आप कर नहीं पाओगे। जैसे आपने यहाँ पे रट्टा मारा था, ठीक है जी, तो आपने काफ़ी इजी तरीके से कर लिया। यदि आपने रट्टा नहीं मारा होता तो आप नहीं कर पाते, ठीक है जी। चलिए तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये हुआ था 2023 में हुआ था। हिरण संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से योग अभ्यास कफ विकारों के उपचार में सहायक होते हैं तथा दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं? वातसार, वालीसार, नेति, खेचरी, दंड धोती। यहाँ पे क्या है ना कि आप देखोगे तो नेति से खेचरी की सिद्धि होती है, पहली बात है। और नेति के दौरान भी कफ और दिव्य दृष्टि के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या सही होगा? नेति और खेचरी ऑप्शन सही होगा। तो प्रिया जी ने बिल्कुल सही बताया था और इसके बाद भरत जी ने बिल्कुल सही बताया था। तो दिव्य दृष्टि प्रदायनी बताया गया है खेचरी से और नेति क्रिया से। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? और सी और डी। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। और कोई क्वेश्चन है?